सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा HP पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। तो पुनः प्रतिदिन की तरह आज भी 9 बज चुके हैं। सभी विद्यार्थी जल्दी से कक्षा में ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए ठीक है। तो देखिए हमने अभी तक क्या है कि 2020 और 2018 का कमीशन क्या कर लिया है, पूरा एनालाइज करके कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। तो प्रतिदिन की तरह आप सभी लोगों के पास कुल 1 मिनट का समय है, जिसमें कि सभी लोगों ने जल्दी से ज्वाइन हो जाना है। सबसे पहले कक्षा को लाइक कर लेना है और दूसरा साथ ही साथ कक्षा को शेयर करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। ठीक है। तो देखो 2020 का कमीशन और 2018 के कमीशन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है। यदि 2020 से पहले जो है 2018 में कमीशन हुआ था और 2018 से पहले जो है 2017 में कमीशन हुआ था। तो आज से जो है हम 2017 कमीशन की शुरुआत करने वाले हैं। हर एक इसके विषयों को डीप तरीके से एनालाइज करेंगे कि कहां से हमें प्रश्न बन रहे हैं टीजीटी शास्त्री कमीशन में, कहां पर किन विषयों में हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, प्रत्येक विषय के अंतर्गत देखेंगे और हर एक चीज का एनालाइज करेंगे कि कहां से हमें किस विषय में कितनी जानकारी जो हमें प्राप्त करने की आवश्यकता रहती है। तो 2017 कमीशन की जो है आज हमारी पहली क्लास है, जो 13वीं क्लास आज है हमारी, और इस क्वेश्चन पेपर का क यानी पहली क्लास है। ठीक है। आज जो हम वेद और ज्योतिष भाग को एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि वेद भाग का हमें किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, साथ ही साथ जो है ज्योतिष भाग का अध्ययन हमें किस प्रकार से करना चाहिए, ताकि जो है एचपी टीजीटी शास्त्री के लिए हमारा एक अच्छा माइंडसेट और मोटिव बन पाए। यदि पोस्ट कोड की बात करें तो इस परीक्षा का पोस्ट कोड जो है 572 था। पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे आज, वेद और ज्योतिष इसमें एनालाइज करने वाले हैं। चलिए तो देखो जो आपका इसमें रीजनिंग पार्ट था, रीजनिंग पार्ट देखो आपका सिर्फ 2020 से शुरू हुआ है, बाकी 2018 और 17 से पहले जीके पार्ट में रीजनिंग पार्ट नहीं था। ठीक, बाकी इसके बारे में जीके पार्ट की क्लास में बात करेंगे। अभी फिलहाल जो है हम वेद और ज्योतिष की बात करते हैं। देखिए अगर कक्षा में कोई भी नया विद्यार्थी है तो सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है, बेल आइकन प्रेस करना भी बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एचपी टीजीटी शास्त्री कमीशन के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज क्लासेस चल रही है, ताकि क्या है कि हम सब लोगों का एक माइंडसेट और मोटिव बन पाए कि यदि हम सभी लोग एचपी टीजीटी शास्त्री कमीशन की तैयारी करें तो हमें किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस परीक्षा का कोई भी एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं रहता है। ठीक है। परंतु क्वेश्चन पेपर यहां पर हमारे पास ताले की एक बड़ी ही सुंदर चाबी है, बड़ी अच्छी और सटीक चाबी है, वो है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर से हम अपना एक सिलेबस तैयार कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम मेहनत करेंगे तो जल्दी से स्मार्टनेस के अकॉर्डिंग हम अच्छी मेहनत करके जल्दी से जल्दी अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। ठीक, चलिए तो अपनी क्लास आरंभ करते हैं। आज हम वेद और ज्योतिष पार्ट इसका बिल्कुल ही निस्तो नाबुत कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए तो कक्षा शुरू करने से पहले मैं अपने समस्त गुरुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। चलिए बिल्कुल चलिए तो देखिए कमीशन 2017 को देख रहे हैं। जो आपको ये नंबरिंग मिलेगी ये जो है ए सीरीज की मिलेगी। ठीक है, सभी क्वेश्चन को ए सीरीज का ही देख रहे हैं, 2017 को भी ए सीरीज का ही देखेंगे। तो 572 जो है इसका कोड था। ठीक, वेद पार्ट आज हम पहला देखने वाले हैं, फिर जो है हम ज्योतिष पार्ट पर विचार करेंगे। देखो जी ये क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर की ये नंबरिंग आपको दिख रही है ये ए सीरीज की रहने वाली है। ठीक है, यदि आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो ठीक, यदि आपके पास नहीं है तो भी आपको क्वेश्चन पेपर को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन में जो है आपको जो एचपी टीजीटी शास्त्री जो इसमें क्वेश्चन सीरीज रहेगी उसके बैच में चले जाना है। वहां पर आपको ये सभी क्लासेस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती है, साथ ही साथ इन क्लासेस के पीडीएफ भी अवेलेबल रहते हैं। उसी के साथ साथ जो है आपको 2017, 2018, 2020 और जितने भी कमीशन होंगे या हो चुके हैं, जितने भी एचपी टेट की भी बात करें तो जितने भी हो चुके हैं या होंगे
सभी के क्वेश्चंस और क्वेश्चंस पर क्लासेस आपको वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है भी और आगे आने वाले समय में भी अवेलेबल रहेगी। चलिए तो अपनी कक्षा की ओर बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को जानते हैं। वेद भाग पहले देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ज्योतिष भाग को देखेंगे। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है, पहला प्रश्न आ रहा है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है। देखो यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 2018 के कमीशन में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यहां से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस को पढ़ना कितना ज्यादा आवश्यक रहता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन से ही आने वाले कमीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, 10% कम से कम आपको आता है, ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि यदि आप एचपी टेट और टीजीटी शास्त्री दोनों क्वेश्चन पेपर को याद करके जा रहे हैं तो 50% आने की भी संभावना है। ठीक, परंतु 10% तो आपको निश्चित रहना है कि 10% तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर को खाली पढ़ने से ही आपको आ जाएंगे मार्क्स। ठीक है, यदि हम ऋग्वेद में सूक्तों की बात करें तो इसमें 1028 सूक्त हैं। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका सही रहना था। देखो इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो यह जो है वैदिक साहित्य के इतिहास से प्रश्न आया है। किससे प्रश्न आया है, वैदिक साहित्य के इतिहास से प्रश्न आया है। हर एक कमीशन में मैंने इस बात को आपको बताया है, इस कमीशन में भी बताऊंगा कि वेद की यदि कोई सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है तो वो यही है, वैदिक साहित्य का इतिहास। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा 50 से जो है मैं मतलब 70% तक आने की संभावना इससे है। 50 से 70% प्रश्न आने की संभावना कुल वैदिक साहित्य के इतिहास से ही, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक ये हो जाती है। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद की जो है वर्तमान में उपलब्ध शाखाएं हैं, तो ऋग्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध है, तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं उपलब्ध है जो कि वर्तमान में उपलब्ध हैं। ठीक, तो 5 जो है उपलब्ध होती हैं, अतएव सी ऑप्शन जो इसमें सही रहेगा। देखिए शाखाओं से संबंधित प्रश्न जो है 2020 कमीशन में पूछे गए थे। ठीक है, शाखाओं से संबंधित 2 से 3 प्रश्न 2020 कमीशन में आप देखेंगे तो निश्चित ही शाखाओं से संबंधित वहां पर 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, इसीलिए शाखाएं कितनी महत्वपूर्ण है यहां से आप जान सकते हैं। इस प्रश्न की बात करें तो वैदिक साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न आया है। वैदिक साहित्य के इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है इस परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किससे है आपका, तो ऋग्वेद से जो है इसका संबंध है। देखो ब्राह्मणों से संबंधित प्रश्न आपको 2018 कमीशन में भी आए थे और साथ ही साथ जो है 2020 के कमीशन में भी आए थे। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण आपके जो ब्राह्मण होंगे, ठीक, एक ब्राह्मण होंगे आपके, ठीक है, उपनिषद होगी और आपका जो वेदांग परिचय हो गया, वेदांग परिचय हो गया आपका, और ये इसी के साथ साथ जो है आपके आरण्यक हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में ये आते हैं। और इन्हीं के साथ साथ जो है आपकी शिक्षा ग्रंथ भी हो गए। ठीक है, जो आपके शिक्षा ग्रंथ भी हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। और इनके साथ साथ जो है हर एक वेद का सामान्य परिचय, ठीक है, सामान्य जो है आपका परिचय। ठीक, तो हर एक वेद का क्या, एक सामान्य परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। वेदगत जो है इन्हीं से संबंधित प्रश्न आते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण की बात करें तो ऋग्वेद का यह ब्राह्मण है। ठीक है, यदि इस प्रश्न की बात करें तो वैदिक साहित्य के इतिहासगत यह प्रश्न आया है। देखिए यदि हम स्पेसिफिक ब्राह्मणों की भी बात करें तो ब्राह्मणों से जो है इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको ज्यादातर परीक्षा में आने की संभावना बनी रहती है कि आपको पर्टिकुलर किसी ब्राह्मण का नाम दिया जाएगा और यह पूछा जाएगा कि इस ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। ठीक, दूसरा इसमें ऐसा भी होता है कि कई बार इसके अंतर्गत जिसके वर्ण विषय रहते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें बताई गई हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। ठीक, चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। ज्योतिष को वेद पुरुष का कौन सा अंग कहा गया है। ठीक है, ज्योतिष की बात करें तो 2020 कमीशन में भी ठीक यही प्रश्न आया था कि नेत्र को जो है क्या कहते हैं, तो नेत्र कहते हैं इसको। ठीक है, ज्योतिष को क्या कहते हैं, नेत्र कहते हैं आपके। 2020 कमीशन में भी यह प्रश्न आया था और 2018 के कमीशन में भी वेदांग भाग से यह प्रश्न आया था कि भाई वेद रूपी पुरुष के
किस किस भाग में किस किस वेदांग भाग को रखा गया। ठीक है, तो ये वेदांग भाग वेद रूपी पुरुष के किस किस अंग में विराजमान है, निश्चित ही हर एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार इसी से संबंधित आपको परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न भी आ जाते हैं और एक प्रश्न आने की संभावना तो बहुत ज्यादा है। अतएव विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ के जरूर आपको जाना चाहिए। तो यदि इस प्रश्न की बात करें तो वैदिक साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न भी आया है और ऊपर वाला प्रश्न भी किससे आया है, वैदिक साहित्य के इतिहास से आया है। तो यहां से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि वैदिक साहित्य का इतिहास कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईशावास्योपनिषद जो है यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है। ठीक है, तो यदि अध्याय की बात करें तो यह 40वां अध्याय है। ठीक है, देखिए यजुर्वेद के अंतर्गत ईशावास्योपनिषद आता है और यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत जो है यह आता है। हो सकता है कि जिस कमीशन को आप दें उसमें यही प्रश्न थोड़ा सा चेंज होकर के आए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि प्रश्न वही रहता है, उसमें खाली मेन टॉपिक को चेंज कर लिया जाता है। जैसे कि इसमें पूछा जा रहा है कि ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है। अग्रिम बार आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यह किसके अंतर्गत आता है, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद का। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न कहां से आया, आपका शुक्ल यजुर्वेद से आया है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यह भूमि क्या है, मेरी माता है और मैं इस भूमि का पुत्र हूं। यह जो है मंत्रांश किस वेद में संकलित है, तो यह किस वेद में संकलित है, अथर्व वेद में संकलित है। और 2020 कमीशन में भी यह प्रश्न आया था। किस कमीशन में प्रश्न आया था, 2020 कमीशन में भी यह प्रश्न आया था कि माता भूमि भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, यह भूमि क्या है, मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। अथर्ववेद से जो है यह प्रश्न आया था। अथर्ववेद से कुल एक ही सूक्त महत्वपूर्ण रहता है, वो आपका मातृभूमि सूक्त है। ठीक है, जो मातृभूमि सूक्त आपका आता है यही जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वेद की ऋग्वेद आपका जो अथर्ववेद है इसकी दृष्टि से है। ठीक है, अथर्ववेद से है, ये बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। वेदांगों की जो है संख्या कितनी है। देखो यह वेदांगों से संबंधित 2018 के कमीशन में प्रश्न आया था, यही प्रश्न आया था। कितनी संख्या है आपकी, 6 संख्या है, डी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। वैदिक साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आया है। क्वेश्चन को एनालाइज करना मैं कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न आपको आगे परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यहां पर आ रहे हैं 2018 के जो कमीशन में 2017 में जो आ रहा है वो 2018 में भी आ रहा है, तो प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सामवेद से संबंधित जो है ब्राह्मण पूछा जा रहा है, तो इनमें से जो है कौन सा आपका आता है, तो इनमें से जो है आर्षीय आता है। ठीक है, आर्षीय ब्राह्मण किसका है, सामवेद का ब्राह्मण है। अतएव बी ऑप्शन जो इसमें सही रहना था। इस प्रश्न की बात करें तो वैदिक साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आपका बना है, उसमें भी ब्राह्मण का जो परिचय है उससे संबंधित प्रश्न है। ब्राह्मणों से संबंधित प्रश्न मैंने आपको बता दिया 2017 में भी आ रहा है, 18 में भी आया है और 2020 कमीशन में भी यह प्रश्न आया है। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल, निरुक्तकार ने जो है षड्भावादि विकार के संबंध में किस आचार्य का मत उद्धृत है। देखो निरुक्तकार यानी कि जो आपका निरुक्त पंचाध्यायी से यह प्रश्न आया है, उसमें जो प्रश्न आता है ना, जो जायते अस्ति, देखो 2020 कमीशन में भी ये प्रश्न आया था, वहां पर खाली ये आया था, यहां पर थोड़ा सा चेंज है। ठीक, यहां पर ये पूछा गया है कि निरुक्तकार कौन है हमारे, तो यास्काचार्य जी ने यास्काचार्य ने क्या की है, निरुक्त की रचना की है। 2018 कमीशन में प्रश्न आया था। ठीक है, कि निरुक्ताकार कौन है या फिर निरुक्त के रचनाकार, कुछ ऐसे जैसा प्रश्न आया था।
तो षड्भावादि विकार के संबंध में जो है किस आचार्य का मत उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है या बताया है, उद्धृत किया है, तो वो वे कौन है, वार्ष्यायणी जी है। ठीक है, ए ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। तो देख सकते हैं 2020 के कमीशन में भी यही प्रश्न आया था, बस थोड़ा सा चेंज होकर के आया था, उधर जो है जायते अस्ति आया था। ठीक है, तो जायते अस्ति जो ये षड्भावादि विकार होते हैं ना आपके, जायते अस्ति जो है षड्भावादि विकार जो है किसने कहे हैं, तो कुछ इस प्रकार का प्रश्न 2020 कमीशन में आया था। तो यह किसने बताए हैं, तो वार्ष्यायणी जी ने बताए। तो इस प्रकार से देखो प्रश्न वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और एक रिपीटेड प्रश्न है। ठीक, अग्रिम प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो है लोगों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन से थे, तो 2018 के कमीशन में भी ये प्रश्न आया है। ठीक है, 2018 में भी ये प्रश्न आपका आया है, तो कौन थे वे, प्रजापति है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। आपका ऋक सूक्त संग्रह से जो है यह प्रश्न आया है। देखो इस परीक्षा की दृष्टि से ऋक सूक्त संग्रह का एक सामान्य परिचय जो है आपका पर्याप्त रहता है, परंतु ज्यादा इसमें जो मंत्रांश इत्यादि भाग रहते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आने की संभावना बड़ी कम रहती है। परंतु यदि हम यूजीसी नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं की बात करें तो यह पुस्तक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। परंतु यहां की दृष्टि से यदि आपको इसमें सामान्य जानकारी भी इसके अंतर्गत आने वाले तथ्यों की होगी तो आपका काम चल जाने वाला है। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। देखो आपसे क्या पूछा गया है, एक मंत्र भाग आपसे पूछा गया है। तो पुरुष सूक्त के इस मंत्र में जो है कितने वेदों की चर्चा की गई है, तो यानी उससे किसे यज्ञात सर्वहुतः ऋच यानी कि ऋग्वेद, सामानी यानी कि सामवेद आपका जो है, ठीक है, आपका ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया और यजुहु आपका यजुर्वेद हो गया, यानी कि इन तीन के बारे में जो है इसमें आता है। अतएव सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। ये कहां का पुरुष सूक्त है, यह जो है शुक्ल यजुर्वेद वाला है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का कितना अध्याय है, यह 31वां अध्याय है शुक्ल यजुर्वेद का। ठीक है, पुरुष सूक्त के अंतर्गत जो मंत्र आते हैं ना उनमें से एक मंत्र यह भी है जिसमें कि क्या है कि यज्ञ से जो है किस प्रकार से वेदों की उत्पत्ति हुई इस बारे में वर्णन आता है। ठीक है, तो 3 है इसमें, सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो आरण्यक से संबंधित प्रश्न आ रहा है। देखिए हर एक चीज से प्रश्न आता है। मैं कहता हूं कि वैदिक साहित्य का इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, यदि हम इस आरण्यक की बात करें तो यह किसका आरण्यक है, यजुर्वेद का आरण्यक है। ठीक है, आपका किसका है, यह यजुर्वेद का आरण्यक है। और यजुर्वेद में भी किसका आरण्यक है, कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद का जो है क्या है, यह आरण्यक है। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रपाठक हैं, प्रपाठक यानी कि इसके अंतर्गत अध्यायों का नाम प्रपाठक है। ठीक है, तो कितने प्रपाठक है इसमें, 10 प्रपाठक है। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं, यानी कि जो ब्राह्मण आरण्यक के अंतर्गत जितनी भी पुस्तकें इत्यादि आते हैं उनमें जो है आपके कितने प्रपाठक अध्याय इत्यादि उसके अंतर्गत हैं, यानी कि एक सामान्य परिचय। कोई भी ब्राह्मण आप पढ़ रहे हैं तो उस ब्राह्मण का एक सामान्य परिचय आपको आना चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, कि उसमें कितने अध्याय हैं, कितने मंत्र हैं इत्यादि चीजें है ना, या फिर उसके रचनाकार हुए तो किन्होंने उसकी रचना की है इत्यादि। इस प्रकार से भी प्रश्न प्राप्त हो जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, अग्रिम प्रश्न पुनः आपको आ रहा है। ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, यह जो है यह वैदिक प्रार्थना किस वेद में है। ठीक है, तो यह जो है क्या एक प्रार्थना आती है। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो यह जो है यजुर्वेद के अंतर्गत आती है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। और उसमें भी आपका यह कृष्ण यजुर्वेद का विषय है। ठीक है, देखो कृष्ण यजुर्वेद जो है आपके शास्त्री के सिलेबस में भी नहीं लगा है, परंतु यजुर्वेद में दोनों यजुर्वेदों का आपको सामान्य परिचय प्राप्त होना चाहिए, पता होना चाहिए, जानकारी उस बारे में होनी चाहिए। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो 2018 के कमीशन में कोई इससे प्रश्न नहीं आया था, 2020 के कमीशन में भी कोई प्रश्न नहीं आया था, परंतु 2017 में प्रश्न आया है। ठीक,
तो कृष्ण यजुर्वेद को मेरे अनुसार इस परीक्षा की दृष्टि से इतना ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता यूं तो नहीं है, परंतु कुछ सामान्य यदि वैदिक साहित्य के इतिहास में कुछ मंत्रों का यदि संकलन प्राप्त होगा आपको, तो उनका अध्ययन आपको निश्चित ही करके जाना है कृष्ण यजुर्वेद के विषय में। परंतु शुक्ल यजुर्वेद महत्वपूर्ण है, उसका जो 31वां और 40वां अध्याय आता है वो दोनों महत्वपूर्ण है, उनको जो है आपको पढ़ के जाना ही होगा। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेद में जो है प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सब वेदों में जो है प्राचीनतम वेद किसे माना गया है? तो ऋग्वेद को माना गया है। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। वैदिक साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आपका बनता है। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अध्वर्यो ऋत्विज का संबंध किस वेद से है? देखिए ऋत्विजों से संबंधित 2018 के कमीशन में भी प्रश्न आए हैं और 2020 के कमीशन में भी प्रश्न आए हैं, दोनों कमीशनों में प्रश्न आए हैं। तो यदि अध्वर्यो की बात करें तो इसका संबंध किससे है? आपका यजुर्वेद से है। बी ऑप्शन जो है आपके इसमें सही रहना था। वैदिक साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न बना है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य का इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। लास्ट में एनालाइज भी करेंगे कि सबसे ज्यादा किस पुस्तक से पूछा गया। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। धनुर्वेद का जो धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? ठीक है, 2018 के कमीशन में भी आपको कुछ इसी प्रकार से प्रश्न आया था। ठीक है, वहां पर गांधर्व वेद आपसे पूछा गया था ना। गांधर्व वेद जो है किस वेद का उपवेद है? तो किसका था वो? सामवेद का था। और धनुर्वेद की बात करें तो यह किसका है? यजुर्वेद का उपवेद है। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही होना था। वैदिक साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आपका बनता है। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। ठीक है, अभी ये प्रश्न पहले भी आया था। ठीक है, तो क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन निश्चित होते हैं, हर एक परीक्षा में होते हैं। हालांकि 2020 कमीशन में नहीं आए थे, 2018 के कमीशन में भी एक ऐसा प्रश्न था जो 2 बार पूछा गया था। ठीक है, और यहां 2017 के कमीशन में भी जो है यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है। अभी थोड़े समय पहले जो हमने इसको पढ़ लिया है, फिर से यह एक परीक्षा के अंदर ही एक रिपीटेड प्रश्न है, यानी एक प्रश्न परीक्षा में 2 बार पूछ लिया गया है। तो माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यह वाक्यांश का संबंध जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है अथर्ववेद से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अथर्ववेद में जो है मातृभूमि सूक्त आता है, मातृभूमि सूक्त उससे संबंधित है। ठीक है, हो सकता है अगली बार आपको यही प्रश्न आ जाए कि माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, यह अथर्ववेद में किस सूक्त से आया है? ठीक है, तो याद रखना है मातृभूमि सूक्त नाम से जो है उस सूक्त का नाम है, तो मातृभूमि सूक्त से आया है। ठीक, ए ऑप्शन जो इसमें सही रहना था, अथर्ववेद का यह विषय है। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। चरैवेति। ठीक है, चलते चलो। ठीक, पीछे मत देखो, मुड़ के मत देखो ना, डिमोटिवेट नहीं होना है। जितने भी विद्यार्थी हैं, यदि आपने कमीशन ऑलरेडी दिए भी है तो भी डिमोटिवेट नहीं होना है, स्वयं पर विश्वास रखना है। बाकी संस्कृत जिज्ञासा एचपी, मैं धर्मेंद्र शर्मा तो आपके साथ हमेशा हूं। चलिए वाक्यांश से, यह भी क्या है? एक वाक्यांश है ना, मंत्रांश या वाक्यांश है। इसका क्या है संबंध? किस ग्रंथ से है? यदि चरैवेति का हम बात करें तो यह जो है ऐतेरीय ब्राह्मण के अंतर्गत आने वाले मंत्र का एक भाग है, वाक्यांश है, मंत्रांश है। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें आपका सही रहना था। और यह प्रश्न जो है मैक्सिमम टाइम मैंने एचपी टेट की परीक्षाओं में भी देखा है। ठीक है, तो चरैवेति यह किससे प्रश्न बनता है? आपका वैदिक साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आया है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। रेखा गणित की प्राप्ति कहां से होती है? ठीक है, तो कहां होती है? आपकी शुल्ब सूत्रों के अंतर्गत होती है। सबसे पहले बात करें तो कल्प सूत्रों के अंतर्गत होती है, और कल्प सूत्रों में भी कहां होती है? शुल्ब सूत्रों के अंतर्गत होती है। देखिए शुल्ब सूत्रों से हमें 2020 कमीशन में एक प्रश्न आया था। ठीक है, क्या प्रश्न था वो? हाँ, ऋग्वेद नहीं, यज्ञवेदी में रीति का निर्माण। प्रश्न याद आ गया, मुझे स्मरण आ गया। यज्ञवेदी में जो है रीति का निर्माण किन सूत्रों के द्वारा, किन सूत्रों में उसका वर्णन आता है, या फिर किसका वर्ण विषय वस्तु वो है? तो शुल्ब सूत्रों की है। ठीक है, तो देखो शुल्ब सूत्रों से यहां पर 2017 कमीशन में भी
आपको प्रश्न आया है कि रेखा गणित की प्राप्ति जो है कहां होती है, तो कहां होती है आपकी कल्प सूत्रों के अंतर्गत, कल्प सूत्रों में भी शुल्ब सूत्रों के अंतर्गत होती है। बी ऑप्शन जो है इसमें सही रहना था, वैदिक साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आपका बनता है। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। वेद पुरुष का जो है नेत्र किस वेदांग को कहा गया है? ठीक है, नेत्र की बात करें तो ज्योतिष को कहा गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस विषय में भी देखा, तो 2017 के कमीशन में अभी तक हमें 2 प्रश्न ऐसे मिल गए जो कि परीक्षा में ही रिपीटेड है, परीक्षा में ही 2 बार पूछ लिए गए हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आया है। पीछे भी कुछ इसी प्रकार से यह प्रश्न आया या शायद यही प्रश्न आया, चलिए एक बार देख लेते हैं पीछे, है ना। यही प्रश्न पीछे अभी पूछा गया था, हमारा यही प्रश्न अभी आया था पीछे। ये देखिए आप, हाँ ये देखिए थोड़ा सा अलग आया है, देखिए वहां से थोड़ा सा अलग आया है। यहां पर ये पूछ लिया गया है कि वहां पर वेद पुरुष पूछा गया है, और यहां पर ज्योतिष को जो है वेद पुरुष का कौन सा अंग जो है कहा गया है। अब आप यहां देखिए अग्रिम प्रश्न क्या आ रहा है। यहां पर देखिए वेद, यहां उधर नेत्र ऑप्शन में था, यहां पर ज्योतिष ऑप्शन में है। तो प्रश्न एक ही है, बस उसको लिखा 2 तरीकों से गया होता है। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी होती है कि जो अपरम नाम या दूसरे नाम होते हैं या फिर उससे संबंधित कोई दूसरा विषय होता है, एक ही विषय होता है परंतु उसके भाग 2 होते हैं। ठीक है, तो याद स्मरण रखना है, ठीक है, इन चीजों को। तो वेद पुरुष का जो है नेत्र किस वेदांग को कहा गया है? तो ज्योतिष को कहा गया है। देखो ये वेदांग बड़े महत्वपूर्ण हैं, 2018 कमीशन में भी आए हैं और 2020 कमीशन में भी इससे संबंधित प्रश्न निश्चित आया है। हो सकता है जिस कमीशन को आप दे पुनः उसमें भी वेदांग से संबंधित प्रश्न बने। वैदिक साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आया है। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, यह प्रश्न जो है आपका कहीं आया है, शायद 2018 के कमीशन में आया है या फिर 2020 के कमीशन में आया है। ठीक है, यह प्रश्न आया है निश्चित ही, या 2018 के कमीशन में आपको मिल जाएगा या फिर 2020 के कमीशन में मिल जाएगा कि तेन त्यक्तेन भुंजिता वाक्यांश किस उपनिषद से संबंध रखता है? तो किसे रखता है? ईशावास्योपनिषद से जो है यह संबंध रखता है। और एचपी टेट में भी बहुत बार ये प्रश्न जो है पूछ लिया गया है, एचपी टेट में भी मैक्सिमम टाइम ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए यह एक रिपीटेड प्रश्न है। मैक्सिमम ये रिपीटेड प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो वैदिक साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न भी आप लोगों से पूछा गया। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। तो अब अग्रिम प्रश्न क्या देखे, पूरा हमारा वेद का भाग कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने वेद भाग को जाना, वेद भाग से संबंधित जितने भी प्रश्न आए थे उनको जो हमने कोलरेट किया 2018 और 2020 के कमीशन से। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि प्रश्न आखिरकार किस पुस्तक से आ रहा है हमको, यानी कि किन पुस्तकों में हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। चलिए तो अब इसमें आखिर में एनालाइज करते हैं वेद भाग को पूरा कि किस भाग से कितने प्रश्न आए हैं, यानी कि अपना एक माइंडसेट बनाएंगे कि यदि हमें किसी भी पुस्तक का अध्ययन करना है तो उसमें हमें किस प्रकार से प्रवृत्ति दिखानी है। ठीक, चलिए तो इसमें जो है पूरा एनालाइज करेंगे। अब आखिर में वैदिक साहित्य के इतिहास से आपसे 14 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, यदि कुल प्रश्नों की बात करें तो 21 प्रश्न आए हैं, तो 21 का आप 14 देख सकते हैं, आधा भी नहीं होता है। ठीक है, कितना परसेंट आ गया, ये बहुत ज्यादा परसेंट आ गया आपका, है ना, 10.5, तो आपका 60% के करीब आप समझ लीजिए, है ना। ठीक है, 60% जो है आपको परीक्षा में वैदिक साहित्य के इतिहास से ही आ रहा है, कुल बाकी 40% आपको अलग अलग पुस्तकों से आएगा। तो यही मैं कह रहा हूं कि वैदिक साहित्य से संभावना होती है कि 30% से जो है 50% जो है आपको कुल वैदिक साहित्य के इतिहास से अंतर्गत आने वाले प्रश्न ही परीक्षा में दिखे। हो सकता है आपके कमीशन में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आए, इसी प्रकार से ही आएंगे ये मैं कहता हूं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यदि वेद में कोई पुस्तक है तो वो वैदिक साहित्य का इतिहास ही
है। बाकी जो 40% क्वेश्चन है उनकी बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद से आपके 2 प्रश्न आए हैं, आपका अथर्ववेद से 2 प्रश्न आए हैं, और 2 नहीं हालांकि एक ही प्रश्न आया, वो रिपीटेड हो गया है 2 बार, बस एक ही प्रश्न 2 बार पूछ लिया गया है। ठीक है, आपका निरुक्त पंचाध्यायी से 1 प्रश्न आ रहा है, ऋक सूक्त संग्रह से भी 1 प्रश्न आया है, और कृष्ण यजुर्वेद से भी आपका 1 प्रश्न आया है। तो इस प्रकार से कुल आपके कितने प्रश्न आए हैं? 21 प्रश्न जो है आपसे इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि किस पुस्तक में आपको कितना ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर ये एक एनालाइज हमारा एक माइंडसेट तैयार करता है कि हमें परीक्षा की दृष्टि से किन विषयों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। चलिए अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, अपना ज्योतिष भाग देखते हैं। चलिए, तो ज्योतिष भाग से संबंधित इस परीक्षा में कुल 2 ही प्रश्न आए हैं। ठीक है, ज्योतिष से संबंधित कुल 2 ही प्रश्न आए हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, जो ज्योतिष है, ज्योतिष से संबंधित हमें बहुत ही कम पुस्तकें लगी है। साथ ही साथ जो है हमें ज्योतिष का, जैसे 3 प्रकार का ज्योतिष होता है, उसमें संहिता भाग की तो कोई पुस्तकें ही हमें शास्त्री के सिलेबस में नहीं लगी है। दूसरा जो आपका संहिता से संबंधित, संहिता नहीं, होरा और सिद्धांत से संबंधित रहता है, तो होरा में भी आप कुछ पुस्तकें लगी है, और सिद्धांत से तो कुल एक ही पुस्तक है जो महत्वपूर्ण है। दूसरी पुस्तक से प्रश्न बनते ही नहीं है, अभी तक मैंने नहीं देखे उससे आने वाले प्रश्न। हाँ, कुछ हो सकता है एक आध प्रश्न किसी परीक्षा में आए हों। ठीक, तो ज्योतिष भाग की इस परीक्षा के दृष्टि से बात करें तो इसमें किसी भी पुस्तक को नहीं पूछा गया है, खाली ज्योतिष शास्त्र के इतिहास से आपको 2 प्रश्न आए हैं इसमें। ठीक है, दोनों प्रश्न जो है ज्योतिष शास्त्र के इतिहास से आए हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेदांग ज्योतिष के जो है रचनाकार कौन है? तो कौन है इसके? लब्धाचार्य है। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। जातका अलंकार के रचयिता कौन है? तो जातका अलंकार के कौन है? गणेश जी है। बृहद जातका अलंकार के कौन है? वराहमिहिर है। ठीक है, तो इसका मैं जो है सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के इतिहास की बात करें तो एचबी टेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम प्रश्न आते हैं। यदि हम टीजीटी कमीशन की दृष्टि से बात करें तो 2018 और 2020 कमीशन में जो है इससे संबंधित प्रश्न नहीं आया है। हालांकि जो 2020 में शायद एक प्रश्न आया होगा ज्योतिष शास्त्र के इतिहास से। देखो, ज्योतिष शास्त्र के इतिहास से आपको आचार्यों से संबंधित प्रश्न आते हैं, और दूसरा जो ज्योतिष का एक सामान्य परिचय होता है। ठीक है, कि ज्योतिष कितने प्रकार का होता है, किस भाग में क्या क्या वर्णन आते हैं, इत्यादि चीजें। और दूसरा आपका इसमें जो प्रसिद्ध आचार्य वर्ग रहा है उससे संबंधित प्रश्न। आचार्यों में भी आचार्यों की जीवनी से संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं, खाली ये प्रश्न आता है कि आचार्य ने किस पुस्तक को लिखा। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, इतना ही प्रश्न अभी तक सभी परीक्षाओं में देखे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा ज्योतिष भाग रहा। 2 प्रश्न कुल इससे आए थे। ठीक है, अब अग्रिम जो है हम समाप्ति की ओर है, एनालिसिस करते हैं इसमें आखिर में। तो 2 प्रश्न आए थे, एनालिसिस भी क्या करेंगे, कुल ज्योतिष शास्त्र के इतिहास से 2 प्रश्न आपसे पूछ लिए गए थे। ठीक है, इसमें बहुत सारी पुस्तकें महत्वपूर्ण है, पुनः एक बार देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करें तो आपका जो है इसमें बृहत आपका जातका अलंकार आता है। आपका जातका अलंकार जो है सबसे महत्वपूर्ण आता है। ठीक है, और दूसरा आपका इसमें जो है होड़ा चक्कर आता है, और तीसरी पुस्तक की बात करें तो सूर्य सिद्धांत हो गया, और ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है महत्वपूर्ण में एक पुस्तक और है, वो है जातका अलंकार। ठीक है, जिसके भी रचनाकार के बारे में पूछा गया था। तो ये 4 पुस्तकें जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। उसके बाद जो है आपका आता है लघु पाराशरी। लघु पाराशरी आपकी होगी, और आपकी मुहूर्त चिंतामणि, आपका मुहूर्त चिंतामणि होगी। और इसी के साथ साथ जो है बस यही पुस्तकें हैं जो इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आती है, वे यही पुस्तकें हैं। साथ ही साथ जो इसमें आपका ये ज्योतिष शास्त्र का इतिहास एक और ले लो, तीसरी है ना। तो ये जो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जिनसे संबंधित जो है ज्योतिष में मैक्सिमम टाइम जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इससे ज्यादा आने की संभावना
नहीं होती है। ठीक है, बाकी इसमें गोल परिभाषा भी आती है आपका, इसमें अनिल कंठी भी आती है, उनसे संबंधित प्रश्न अभी तक मैंने किसी भी परीक्षा में नहीं देखे हैं। ठीक है, चलिए तो ये रही आज की हमारी क्लास। तो अभी तक क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन एनालाइज करने का एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है, क्योंकि इससे क्या है कि हमारा एक अच्छा माइंडसेट बनता है। परीक्षा को अटेम्प्ट करने के लिए कम से कम हमारे पास एक रास्ता तो होता है कि हमें किस हमें किस प्रकार से वहां पहुंचना है। देखिए, गोल का पता होना अच्छी बात है, परंतु यदि वहां तक पहुंचने के लिए हम रास्ता ही नहीं जानते हैं तो हम वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं वहां तक। ठीक है, तो देखिए, यदि कोई नया विद्यार्थी अभ्यर्थी है तो सबसे पहले तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है, और बेल आइकन प्रेस भी बिल्कुल प्रेस कर लेनी है। इसी के साथ साथ देखिए, जो हमारा एप्लीकेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अक्षरम नाम से आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऑलरेडी लिंक है ऐप का, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी जो HP TGT शास्त्री के जितने भी कमीशन अभी तक हुए हैं या जितने भी होंगे, सभी की जो क्लासेस और PDF आपको उसमें अवेलेबल रहेगी। और साथ ही साथ जो है आप उनके इन फ्यूचर एक क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। इसमें हम फर्दर किसी अलग वीडियो के बारे में, अलग वीडियो में इस बारे में जानेंगे। अभी के लिए इतना आपको बता देता हूं कि जितने भी जो क्वेश्चन होते हैं या जो हमारी क्लासेस के नोट्स होते हैं या जितनी भी क्लासेस हमारी आने वाली रहेंगी या जितनी भी हो चुकी होंगी, सभी की जो है नोटिफिकेशंस या सभी जो है इंफॉर्मेशन आपको इसी एप्लीकेशन में प्राप्त होगी। तो इसको डाउनलोड करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। साथ ही साथ जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, हमारा व्हाट्सएप ऐप हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, फेसबुक पेज हो गया, आपका इंस्टाग्राम पेज हो गया, जरूर इसमें भी आप लोगों ने ज्वाइन होना है, क्योंकि फर्दर जितनी भी नोटिफिकेशंस होती है, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हमारी क्लासेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ जॉब आप हिमाचल प्रदेश में आपका जो सेंटर हो गया, ठीक, हर एक चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर कोई नोटिफिकेशंस होगी, सभी की इंफॉर्मेशन आपको जो है इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त होगी। तो अतएव आपको इनको ज्वाइन करना बिल्कुल भी आप लोगों ने फॉरगेट नहीं करना है। यदि देखो हम टेलीग्राम चैनल की बात करें तो देखो, टेलीग्राम चैनल में डेली जो है अभी हम जो है बैच शुरू करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, जिसमें क्या है कि आपको खाली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर डेली बेसिस पर आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री आपका एक होगा, वहां पर है ना, एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसमें कि आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपके डेली बेसिस पर रहेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, और हर एक विषय का वहां पर एक प्रश्न रहेगा। इसीलिए किसी भी परीक्षा, आप हिमाचल प्रदेश की कोई परीक्षा देख रहे हैं, सेंटर की कोई परीक्षा देख रहे हैं, हर एक परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर रहने वाले हैं। अतएव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी आप लोगों ने फॉरगेट नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल पुनः 9 बजे। कल हम पुनः इसी क्वेश्चन का एक दूसरा भाग देखेंगे, दूसरा विषय जानेंगे, जिसमें कि हम पूरा एनालिसिस इसी प्रकार से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।